नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का शाम की हमारी इतिहास की इस लाइव परिचर्चा में। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक लाइव। और आज हम लोग दो ऐसे शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, दो ऐसे राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे जिनको जीत करके मुगलों ने अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य को भारत में और मजबूत किया। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस तरीके से अवध, जिसको हम लोग अयोध्या पुराना जिसका नाम था, बाद में चल करके लखनऊ जिसकी राजधानी बना, उस अवध को अंग्रेजों ने कैसे जीता, कैसे राज्य में मिलाया, और उसके अलावा हैदराबाद के निज़ाम। इन दो शक्तियों की हम चर्चा करेंगे और इनके बाद में फिर भारत में केवल दो तीन शक्तियां बचेंगी, मराठे, सिख और मुगल। उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोगों ने दो छोटे छोटे से विषय लिए हैं। पहला विषय है किस तरीके से अंग्रेजों ने अवध को अपने अधीन किया, और दूसरा किस तरीके से निज़ाम, जो हैदराबाद का निज़ाम था, उसको अपने अधीन किया। इनके दोनों हिस्ट्री भी हम लोग जानेंगे। और इससे पहले वेलकम, स्वागत है आप सभी लोगों का। मनीष लोधी राजपूत, अनीश कुमार जी, विशाल सिंह राजपूत, मुकेश सिंह लोधी, हरिशंकर राजपूत जी, RS लोधी राजपूत, विमलेश राजपूत, जयप्रकाश वर्मा जी, रामचंद्र वर्मा जी, ग्रीश भारत, RBS लोधी जी, भारती राजपूत जी, मंजू दयाल जी, विमलेश राजपूत जी, गजेंद्र राजपूत जी, ब्रजेश सिंह लोधी जी, जितेंद्र राजपूत जी, पद्मेश लोधी जी, श्याम राजपूत जी, अरविंद कुमार लोधी जी, कैलाश राजपूत जी, निपेंद्र लोधी राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत, पूनम वर्मा जी, रामचंद्र वर्मा जी, शिवम राजपूत, धर्मेंद्र सिंह वर्मा, एडवोकेट रोहित सिंह लोधी, लोधी शैलेंद्र राजपूत, विजय सिंह राजपूत जी, गुड वर्क, गौरव सिंह लोधी जी, वीरेंद्र सिंह राजपूत, यश राजपूत, राजीव राजपूत जी, ओम प्रकाश सिंगरौल जी, शिवराम राजपूत, उसके अलावा RBS लोधी जी, राजीव राजपूत जी, भूपेंद्र सिंह लोधी, लोधी PK प्रेमी, ग्रीश भारत, चंद्रेश लोधा, एडवोकेट रत्नेश राजपूत, राघवेंद्र सिंह राजपूत, हेमलता लोधी, योगेश कुमार लोधी, हरिओम राजपूत लोधी, रूपेश राजपूत, लक्ष्य के जिला अध्यक्ष हरदोई से, और शिवम राजपूत लक्ष्य के जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद से, दोनों लोग जुड़ चुके हैं। एडवोकेट रत्नेश राजपूत, अजीत लोधी जी, उसके अलावा यशपाल सिंह जी, सुनील राजपूत जी, डॉक्टर नारायण पटेल जी, नमो बुद्धाय, प्रदीप वर्मा जी, मुकुट सिंह राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत, सोनू लोधी अयोध्या से, प्रभा वर्मा जी, महेश लोधी जी, महेश लोधी अलीगढ़ से। मुझे कल फ़ोन किया था, मैं बात नहीं कर पाया था, आज बात करूंगा रात को। महेश, हिमांशु लोधी, सरोज पद्मेश जी, डॉक्टर विष्णु राजपूत रशिया से हमारे बीच में हैं, रेबल मुकेश सेन जी, पीयूष लोधी जी, लोकपाल सिंह जी, कृष्णा सिंह लोधी जी, उसके अलावा रूप किशोर राजपूत जी, RK राज, हरिचरण फौजी साहब, स्वामी जी अमर रहे, गुड इवनिंग फ्रॉम ऑल फैमिली मेंबर्स। ये हैं हमारे सोनबती जंघेल जी। चलिए, मान राजपूत, हिमांशु लोधी, डॉक्टर सौरभ राजपूत एटा से, RBS लोधी राजपूत जी, लोधी नरेश राजपूत, जितेंद्र राजपूत जी, जितेंद्र लोधी जी, नमस्कार, शुभ संध्या, हिमांशु लोधी, विजय कुमार राजपूत जी, उसके अलावा तुलसीराम राजपूत जी, संजय प्रताप सिंह, गुड इवनिंग संजय प्रताप सिंह लोधी, राम किशन राजपूत जी, उसके अलावा हमारे साथ में है रंजीत कुमार जी, और सभी को प्रणाम। रेबल मुकेश सेन की ओर से सुनील सिंह जी, हमारे लक्ष्य बांदा के जिलाध्यक्ष भी उपस्थित हैं, देवेंद्र राजपूत जी, राजा राजपूत जी, लोधी शिवशंकर राजपूत जी, उसके अलावा लोधी शिवशंकर राजपूत जी के अलावा जय हिंद राजपूत, सोनू है अयोध्या, कुमार जी अलीगढ़ से, और उसके अलावा मधुर सिंह जी हैं, मोहर सिंह जी नमस्कार, स्वागत है, चंद्र प्रकाश जी अलीगढ़ से, लोधी राजू राजपूत, केसरी जनागल जी, उसके अलावा सत्यपाल सिंह जी, हरिचरण फौजी साहब, हरी सिंह जी, लोधी हरिओम राजपूत जी, इंजीनियर ओमवीर सिंह आर्या जी, हमारे लक्ष्य टेक्निकल टीम के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य। इंजीनियर साहब बहुत लोगों को जॉब दिलवाते हैं। सो चलिए, हरिओम लोधी राजपूत, और उसके अलावा लोधी राजू राजपूत हैं कन्नौज से, कुंवर सिंह जी हैं, और गौरव शिक्षार्थी ने एक लिंक साझा किया है जिस पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं।
सुखबीर सिंह जी, तृप्ति वर्मा लखनऊ से, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री पूरन सिंह पटेल साहब, संदीप कुमार चाहिए संदीप जी को मेरे से बात करने का। संदीप जी, आई विल कॉल यू आफ्टर द सेशन। लोधी लाला भैया सिंह जी, श्रवण कुमार लोधी जी, कैसे हैं श्रवण जी? राजेंद्र संत जी, नमो ब्रह्मानंदाय। लोधी मनोज राजपूत, गुड इवनिंग मनोज, हाउ आर यू? वीर सिंह जी, शिवम राजपूत जी, हमारे लक्ष्य फर्रुखाबाद के जिला अध्यक्ष हैं आप। उदय सिंह भाई हमारे ग्वालियर से, धर्मेंद्र सिंह आजाद हिंदुस्तानी, दिनेश राजपूत जी अलीगढ़ छर्रा से हैं। रूपक लकी, वो हमारे साथ में। कुछ लोगों के नेट में प्रॉब्लम्स है, कोई नहीं, आप लोग जुड़े रहिएगा। लोधी राजपूत समाज ग्वालियर, जसवंत सिंह लोधी राजपूत, संजय राज जी, विजेंद्र सिंह जी, चलिए, पुष्पवीर सिंह लोधी जी, प्रवेश माहौर जी, हाउ आर यू? चंदा मथुरिया जी, सूर्य प्रताप सिंह जी, जय हिंद। भगवान सिंह जी, लाखन सिंह जी, लोधी कारीटोरन से हैं आप। यतेंद्र राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग। और उसके अलावा नंद किशोर राजपूत जी हैं हमारे साथ में, संदीप कुमार जी हैं, और नरेंद्र लोधी जी हैं, लाखन सिंह लोधी जी हैं, आर के राज हैं, डायमंड सिटी ऑफ पन्ना से हैं आर के राज, बिल्कुल। गुलाब लोधी जी, इंद्रपाल राजपूत जी हमारे जिला ललितपुर के भी लक्ष्य के जिलाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजपूत लोधी, प्रणाम बाराबंकी से। प्रमोद लोधी जी, रूपल से है, रूपल मुस्करे, अच्छा, रूपलाल मुस्करे। नीरज राजपूत जी, देवीराम राजपूत साहब, डीआर राजपूत जी, मुकेश सिंह राजपूत जी, और हमारे बीच में रजनीकांत राहुल, सत्यपाल सिंह राजपूत जी। सो चलिए, हर्ष सिंगरिया जी, लोधी भारत राजपूत जी, मयंक कुमार जी, तो केसरी जनागल साहब, उसके अलावा राजेंद्र जी, लक्ष्य के तहत हम लोग काम करते हैं। अनुराग सिंह जी, विनय लोधी जी मैनपुरी से, और लोधी गजेंद्र राजपूत जी। अभी 200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अरविंद राजपूत जी, पुष्पेंद्र राजपूत अटगांव से, श्रवण कुमार जी। मैं कुछ आखिरी नाम ले लेता हूं, फिर हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 200 लोग जुड़ चुके हैं। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, बाकी जो लोग जुड़ते चले जाएंगे उन सबका स्वागत है। अवनीश नरवरिया जी भिंड से, और बाकी जितने लोग पीछे से जुड़ेंगे वो सबका स्वागत है, वेलकम। आप इंजीनियर कमलेश सिंह राजपूत, गुड इवनिंग कमलेश, हाउ आर यू? अनीश कुमार जी। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पूरा जो जिसको बोलते हैं ना फुल हो गया है, 200 लोग आ गए हैं चर्चा में। जागो लोधी ग्रुप में प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जागो लोधी ग्रुप में काफी लोगों की डिमांड है। मुझे फोन कर करके बोलते हैं कि सर हमारा सेशन आप वहां लीजिए, उनका बेचारों का सेशन छूट जाता है। टीपी सिंह जी, शशि भूषण सिंह लोधी जी। सो आप लोग जागो लोधी ग्रुप में और बाकी जितने भी आपके पास सामाजिक ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दीजिए, क्योंकि कई सारे लोग इस पेज पर हैं नहीं और वो शायद जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस कारण से वो लोग सेशन नहीं देख पाते। आदेश जी आए हमारे बीच में लंदन इंग्लैंड से। सो आदेश जी का हम स्वागत करते हैं, वेलकम टू आदेश जी। आप इस समय लंदन में रहते हैं और लंदन से आपने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर विष्णु राजपूत जी ने ज्वाइन किया है, तो बाहर के देशों से भी कई लोगों ने इस चर्चा को ज्वाइन किया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आई होप कि आप लोग इंग्लैंड में और रशिया में भी अच्छे तरीके से होंगे, सकुशल स्वस्थ होंगे। और दुबई से है हमारे भाई, दुबई से उन्होंने ज्वाइन किया है अभी हम लोगों को। तो कई सारे बाहर के कंट्रीज के लोग भी इसमें, मतलब हैं तो इंडिया के पर बाहर के कंट्रीज में जॉब करते हैं, वो सारे लोग भी इस सेशन में जुड़ चुके हैं। सभी बाहर के देशों में, जाम्बिया और उसके बाद तंजानिया से, रशिया से, इंग्लैंड से, जहां से भी लोग जुड़े हैं उन सबका हम लोग स्वागत करते हैं। क्योंकि 200 लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन बीच में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो इस कारण से कई बार लोगों का नाम छूट जाता है। तो जिनका नाम मिस हुआ है उन सबका भी हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अगला कदम। तो अभी तक जो हमने चर्चा की थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वो हमने चर्चा की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना निशाना बनाया बंगाल को, और बंगाल को हराने के बाद उनके हौसले बुलंद हो गए। सबसे पहले सन 1757 के प्लासी के वार में उन्होंने बंगाल के नवाब को हरा दिया। बंगाल के नवाब को हराने के बाद वो सीधे दक्षिण में गए और वांडियावास की लड़ाई में उन्होंने फ्रांसीसियों को हरा दिया। फ्रांसीसियों को और बंगाल को हराने के बाद अंग्रेजों के अंदर यह आत्मविश्वास था कि वो किसी भी भारतीय शक्ति को हरा सकते हैं। और 1764 में बक्सर की लड़ाई में मुगल बादशाह, अवध के नवाब और बंगाल के नवाब की तीनों की जो
संयुक्त सेनाएं थी, इन तीनों की संयुक्त सेनाओं को भी 1764 में अंग्रेजों ने हरा दिया। अब अंग्रेजों को लग गया कि बस कोई भारत में ऐसी शक्ति नहीं जिसको हम हरा नहीं सकते। केवल एक ही शक्ति से वो डरते थे, कहां से? मराठों से। अंग्रेज केवल मराठों से डरते थे, क्योंकि मराठे अभी भी बड़ी शक्ति थे, क्योंकि मराठे पानीपत तक लड़ने गए थे। तो मराठों का एक डर जरूर था अंग्रेजों को कि इनको अभी हराना आसान नहीं है। तो अंग्रेज बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने क्या छोटे छोटी तरीके से लोगों को टारगेट किया। और अंग्रेज बड़े खुराफाती लोग थे, एक्चुअली ऐसी चीजें लेके आते थे जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज क्या लेके आए, अंग्रेज लेके आए भारत में ऐसी ऐसी नीतियां, जैसे अंग्रेज एक लेकर के आए थे सहायक संधि, जिसकी आज हम लोग चर्चा करेंगे। वायलेजली में उनका गवर्नर जनरल था, तो वो सहायक संधि लेके आया। तो वो सहायक संधि से कई राज्यों को अपना बंधुआ बना लिया। एक डलहौजी था, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो है एक पॉलिसी लेके आया था, व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये होता था कि कोई भी राजा अगर उसके कोई संतान नहीं है तो उसके राज्य को कंपनी हड़प सकती है। तो अंग्रेज क्या है, बहुत खुराफाती लोग थे, मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें सोचते थे और वो राज्यों के ऊपर थोप देते थे। और जैसे ही कोई राज्य उनकी शर्तों का उल्लंघन करता था, वो उस पर आरोप लगा के उसको। इसी क्रम में हम लोग देखेंगे अवध के बारे में पहले, और अवध के बाद हम चर्चा करेंगे हैदराबाद के निजाम के बारे में, इन दो राज्यों को किस तरीके से जीता। तो सबसे पहले अवध की कहानी शुरू करते हैं हम लोग। और अवध जो है बेसिकली जो आज अयोध्या कहते हैं, प्राचीन काल में भी इसका नाम अयोध्या था। अयोध्या को ही एक नाम था मध्यकाल में अवध। अयोध्या का मध्यकाल का जो नाम था वो था अवध। और अवध में अवध एक सूबा था, सूबा मतलब एक राज्य। मुगल, तो जैसे आज का भारतवर्ष है, आज का जो इंडिया है, आज के इंडिया में उत्तर प्रदेश एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है। उसी तरीके से एक समय भारत पर मुगल शासन था, और मुगल शासन के दौरान भारत में अलग अलग सूबे यानी अलग अलग राज्य थे। कैसे राज्य थे? जैसे बंगाल एक सूबा था, राज्य को सूबा कहा जाता था। बंगाल एक सूबा था, बिहार एक सूबा था, ये क्या बोलते हैं आपका अवध एक सूबा था, निजाम एक सूबा था। इसी तरीके से भारत में बहुत सारे के सारे सूबे थे भारत में, मतलब प्रांत। तो उन्हीं में से अवध नाम का एक प्रांत था। पहले हमने आपसे चर्चा की हुई है कि एक बार क्या हो रहा था कि जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुगल अंपायर भर भरा के गिरने लगा। क्यों? क्योंकि मुगल अंपायर में अब कोई ऐसा शक्तिशाली राजा नहीं आया जो पूरे हिंदुस्तान को बांध के रख सके। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर मुगल शासक आए, और जैसे ही कमजोर मुगल शासक आए, उसी दौर में हम देखते हैं कि अवध ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, बंगाल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, हैदराबाद के निजाम ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा। तो जो एक जमाने में मुगलों के सूबे हुआ करते थे, एक जमाने में जो मुगल साम्राज्य के राज्य हुआ करते थे, वो सारे के सारे जो राज्य हैं, वो सारे के सारे राज्यों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी, क्योंकि उनको पता था कि अब मुगलों में इतना दम नहीं है। और हर व्यक्ति चाहता है आजादी, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको आजादी मिले, उसका अपना खुद का राज्य हो। तो हम यही चर्चा करेंगे कि अवध का इतिहास क्या है। तो अवध का जो राज्य है, इसकी स्थापना की थी सादत खां नाम के एक व्यक्ति ने। औरंगजेब की मृत्यु के बाद वो उस एरिया का सूबेदार था, सादत खां। और 1724-25 के आसपास में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फारसी मतलब ईरान के रहने वाले थे, और आपको मालूम है कि ईरान जो है शिया कंट्री है। ईरान में जो मुसलमान होते हैं वो शिया मुस्लिम होते हैं। तो जो अवध के नवाब थे वो सारे के सारे क्या थे? शिया मुसलमान थे। शिया मुसलमान थे अवध के नवाब। तो ये शिया वंश से ताल्लुक रखता था, और सादत खां ने अपने आप को अवध का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। आपको याद होगा उसके बाद 1764 में एक लड़ाई हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं द वॉर ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ था बिहार में। और बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? एक तरफ बंगाल का नवाब था, उसके साथ में दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था, और कौन था? यही इसी अवध का नवाब था जो सादत अली खां के बाद बना था, जिसका नाम था शुजा-उद-दौला।
तो शुजा-उद-दौला ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों का और बंगाल के नवाब का साथ दिया। अब ऐसे में बक्सर की लड़ाई का रिजल्ट क्या रहा? बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की सेनाओं ने इन तीनों को हरा दिया। तो भाई तुम लड़ाई में लड़ने गए और अगर तुम्हारे गठबंधन की हार हुई तो ठीकरा सबके ऊपर फूटेगा। तो बंगाल के नवाब से भाका छीन लिया, दिल्ली का मुगल बादशाह को पेंशनर बना दिया और इनसे क्या किया? इनसे अवध के साथ में बड़ी कड़ी शर्तें की गई। क्या शर्तें की गई? अवध से कहा गया कि तुम्हारे यहां पर जो कड़ा और मानिकपुर का एरिया है, जो इलाहाबाद से चित्रकूट की ओर जाते हैं, वो सारा का सारा क्षेत्र कंपनी ने छीन लिया। किससे? अवध के नवाब से, और ये क्षेत्र दे दिया मुगल बादशाह को। क्लियर? उसके अलावा क्या किया? इसके अलावा अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी रख दी अवध में और कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, ये सैनिक टुकड़ी तुम्हारी ओर से लड़ेगी, लेकिन खर्चा कौन देगा? अवध का नवाब देगा। तो बेचारे के ऊपर फालतू में वो थोप दी, उसके ऊपर वो सारी की सारी चीजें थोप दी। किसके ऊपर? अवध के नवाब। आगे क्या होता है? 1773 में अवध के नवाब ने एक गलती की। 1773 में अवध के नवाब ने एक गलती की। अंग्रेजों ने अपना एक अधिकारी भेजा कि हम अपना एक अधिकारी, अपना जो अधिकारी है जिसको बोलते थे अंग्रेज रेजिडेंट, उसका पद जो था, उसकी जो पोस्ट थी, उस पोस्ट का नाम था रेजिडेंट, कि हम अपना एक रेजिडेंट अवध में भेजेंगे ताकि वो वहां के मामलों की देखभाल करे और कंपनी को बताए कि वहां किस तरीके से व्यवस्थाएं चल रही हैं। अवध के नवाब ने यही गलती कर दी। अवध के नवाब ने उस रेजिडेंट को स्वीकार कर लिया और जैसे ही स्वीकार कर लिया, उस रेजिडेंट ने धीरे धीरे करके अवध की सत्ता पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू। सैनिक टुकड़ी पहले से ही थी और इसका सीधा मतलब था कि रेजिडेंट ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया अवध के राजनीतिक मामलों में। यही से यह बात तय हो गई कि अब अवध और अंग्रेजों के बीच में बहुत दिनों तक ये दोस्ती कायम नहीं रह पाएगी। आगे चल करके क्या हुआ कि शुजा-उद-दौला का बेटा था आसफ-उद-दौला खां। ये 1774 ईस्वी में अपनी राजधानी को, क्योंकि ये नवाब बन चुका था शुजा-उद-दौला के बाद, शुजा-उद-दौला के बाद जो नवाब बना उसका नाम था आसफ-उद-दौला। और नवाब आसफ-उद-दौला ने क्या किया? 1774 में अपनी राजधानी फैजाबाद से बदल के रख दी लखनऊ। अपनी जो पहले राजधानी थी वो फैजाबाद में थी, तो इन्होंने क्या किया? आसफ-उद-दौला ने ये राजधानी बदल दी उसने से लखनऊ, सुरक्षा कारणों से। और उसके बाद ये आसफ-उद-दौला बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इसने बड़े काम भी किए। जैसे इसने कई सारे लखनऊ को पुनः बसाया। वो लाखन पासी नाम के एक व्यक्ति ने बसाया था। लखनऊ की जो स्थापना है वो लाखन पासी नाम के एक व्यक्ति ने लखनऊ की स्थापना की थी। आसफ-उद-दौला के समय लखनऊ का पुनर्निर्माण किया गया। लखनऊ की जो सुंदरता और भव्यता आज आपको दिखाई देती है वो सब आसफ-उद-दौला ने ही करवाई थी। आसफ-उद-दौला ने क्या किया? यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए, जैसे भूल भुलैया। लखनऊ में अगर आप जाएंगे तो आपको भूल भुलैया मिलेगी। लखनऊ में आपको इमाम बाड़ा मिलेगा। इमाम बाड़ा जो है इतने बड़े हॉल का की इतनी बड़ी इमारत शायद भारत में कहीं नहीं है। इमाम बाड़ा की खासियत है कि उसमें पिलर्स नहीं है, उसमें स्तंभ नहीं है, तो आप उसको देख सकते हैं इमाम बाड़ा को। तो जैसे भूल भुलैया है लखनऊ का, ये नवाब आसफ-उद-दौला ने बनाया। उसके अलावा इमाम बाड़ा उसने बनवाया। उसके अलावा रूमी दरवाजा। तो जो मिडिल जो एज का, यानी कि हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया के स्टार्टिंग में जो आर्किटेक्चर है, जो वास्तुकला है, उस वास्तुकला के सही दर्शन हम लोगों को लखनऊ में देखने को मिलते हैं। और इसका श्रेय किसको जाता है? नवाब आसफ-उद-दौला को। तो आसफ-उद-दौला ने लखनऊ शहर को सजाया पूरे तरीके से। और लखनऊ में एक विशेष प्रकार की संस्कृति जिसको बोलते हैं तहजीब, लखनऊ को हम लोग तहजीब का शहर भी कहते हैं। लखनऊ को और नवाबों के शहर के अलावा इसको हम लोग तहजीब का शहर कहते हैं। तहजीब मतलब सभ्यता, बोलचाल में लखनऊ की जो भाषा है बड़ी बहुत अच्छी है, उसमें अदब से लोग बोलते हैं, बड़े रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं लखनऊ में। तो पूरे के पूरे लखनऊ को इस तरह की संस्कृति में बदलने का, वहां पर स्थापत्य और भवन बनाने का कार्य किया नवाब आसफ-उद-दौला ने। उसके बाद आगे क्या हुआ कि आसफ-उद-दौला का पुत्र था वजीर अली। आसफ-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उसका पुत्र बनता है वजीर अली, अगला नवाब।
वजीर अली क्या करता है कि वजीर अली को मालूम था कि जो रेजिडेंट है, जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, यानी जो ब्रिटिश अधिकारी है, ये अनावश्यक हस्तक्षेप कर रहा है किसमें? अवध की शासन सत्ता में, अवध की राजनीति में। तो वजीर अली उससे चिढ़ता था। वजीर अली ने उसके ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। जब ये बात मालूम पड़ी अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने वजीर अली को सत्ता से बेदखल कर दिया और किसी और आदमी को बिठा दिया गद्दी पर। वजीर अली चुप रहने वाला नहीं था। वजीर अली भाग के चला गया बनारस, लेकिन उसने अपना काम कर दिया। वजीर अली ने क्या किया, वो जो ब्रिटिश रेजिडेंट था एक दिन पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। तो वजीर अली ने एक तरीके से अंग्रेजों को दावत दे दी कि तुम कब्जा कर लो। वजीर अली ने ब्रिटिश रेजिडेंट, जो अवध का रेजिडेंट था, उसकी हत्या कर दी। और क्योंकि उसकी सत्ता चली गई थी तो उसके सामने तो कोई ऑप्शन था नहीं। बदले में वजीर अली के बाद की जगह पर जो बादशाह था, उस बादशाह पर अंग्रेजों ने, बादशाह तो नहीं कह सकते, नवाब, उस नवाब पर अंग्रेजों ने क्या किया, एक सहायक संधि थोप दी। और सहायक संधि के माध्यम से अवध को एक तरीके मिलाया नहीं, लेकिन पूरी तरीके से आश्रित बना दिया गया। किसके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। अब अवध में जो अगले जो नवाब थे, बेसिकली वो नाम मात्र के नवाब थे। क्यों? क्योंकि जो सारी वास्तविक सत्ता थी अंग्रेजों के पास आ गई। 9 में जो अंतिम जो नवाब था लखनऊ का, उसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। आप लोगों ने कई बार फिल्मों में सुना होगा नवाब वाजिद, अरे क्या आप क्या वाजिद अली शाह हैं, ऐसे करके में आपने सुने होंगे। तो अवध का अंतिम नवाब था नवाब वाजिद अली शाह। क्योंकि पहले ही सहायक संधि के तहत वेले जली ने अवध को अपने अधीन कर लिया था। अब केवल नाम मात्र का यह था कि किसी तरीके से इनकी सत्ता को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए और अवध को विधिवत ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों का जो सत्ता है उसके अधीन कर दिया जाए। क्या हुआ? 1857 में भारत में एक विद्रोह हो गया। इसको कुछ लोग फर्स्ट कहते हैं, कोई इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं, कोई स्वाधीनता का संग्राम कहते हैं। यानी 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों ने एक संघर्ष छेड़ दिया। वो संघर्ष जगह जगह हुआ, जैसे कानपुर में हुआ, दिल्ली के मुगल बादशाह ने किया। वो संघर्ष आपको देखेंगे कि बिहार में कुंवर सिंह जी ने किया। इसी तरीके से लखनऊ में उस संघर्ष का नेतृत्व किया इसी नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, जिसका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे के साथ मिलकर के संघर्ष किया अंग्रेजों से। वो लड़ी और अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आई। बाद में जब अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया, शायद अंग्रेज जो सेनापति था उसका नाम आउट्रम था, तो वो भाग के चली गई नेपाल। और नेपाल से भी अपनी छोटी छोटी गतिविधियां और संघर्ष वो करती रही। और आई थिंक 1857 के विद्रोह के 20 साल बाद 1879 में जाकर के उसकी डेथ हुई। किसकी? बेगम। तरीके से 1857 के विद्रोह के बाद वाजिद अली शाह और खत्म कर दिया गया और पूरा का पूरा जो अवध है, यानी पूरा का पूरा जो लखनऊ है, ये किस में मिला लिया गया? ये भारत का। तो ये पूरा इतिहास है हमारा अवध का। अवध की स्थापना सआदत अली खान ने की थी और किस तरीके से अंग्रेजों के साथ उनके संबंध रहे और किस तरीके से अवध का विलय हो गया अंग्रेजों में। अब अंग्रेज यहां तक आ गए। अब ऑब्वियसली अंग्रेजों का अगला पड़ाव दिल्ली होगा, क्योंकि बंगाल से घुसे, बिहार क्रॉस किया, लखनऊ अवध जीत लिया, अवध की सीमाएं मिलती थी दिल्ली से। तो अंग्रेज बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, दिल्ली पर भी करेंगे, सारी जगह करेंगे। अब लखनऊ के बारे में, हमारे वैसे हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, इस चर्चा में बहुत सारे लोग लखनऊ के बारे में जुड़े हुए हैं। तो लखनऊ, और लखनऊ जो है, लखनऊ का पहले जो राज्य था इसका नाम था अवध, अवध प्रांत। आगे चलकर आगरा प्रांत, आगरा भी मुगलों का एक सूबा था। तो और अवध प्रांत को मिलाकर के एक प्रांत बना जिसका नाम था, अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम था अवध, आगरा एंड अवध संयुक्त प्रांत। आगरा एंड अवध संयुक्त प्रांत, आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंस, ये इसका नाम था। बाद में चल करके इसका नाम रह गया संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस। और जब भारत आजाद हो गया तो 1956 में जब नया राज्य बना तो इसका नाम रखा गया यूपी, लेकिन यूनाइटेड प्रोविंस नहीं, अब इसका नाम हो गया यूपी
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो जिसमें आज का उत्तराखंड है वो भी इसमें शामिल था। तो ये पूरा का पूरा इतिहास है हमारा अवध के साथ में। अगर इतनी चीजों की आप जानकारी रखते हो, खास करके अवध के राजाओं के बनारस और बंगाल के साथ जो रिलेशन थे, या अवध के राजाओं के जो संबंध थे किसके साथ में, मुगल बादशाह के साथ में, तो बड़ा क्लियर रहेगा। मेरी तरफ से आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है, जैसे सुनील सिंह जी ने आई थिंक मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल सही है, स्पीड अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आप लोगों की तरफ से आवाज ब्रेक हो रही हो, तो आप लोग प्लीज चेक। ओके, कई लोगों का सवाल है कि आवाज ब्रेक हो रही है। आप लोग मुझे बताइए कितने क्लियर मिल रही है और कितने लोगों को लग रहा है कि आवाज ब्रेक हो रही है। प्लीज एक बार बताइए मुझे। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप लोगों के नेट में दिक्कत हो। एक बार आप लोग चेक करते रहिएगा कहां से आवाज ब्रेक हो रही है। चलिए, ब्रेक हो रही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम लोग आते हैं हैदराबाद के निजाम की ओर, हैदराबाद के निजाम की ओर। क्लियर? अच्छा, मेरी आवाज ब्रेक हो रही है, वेट, मैं कुछ करता हूं, इंटरनेट जो है फोन से भी कनेक्ट करता हूं। अब हम लोग कोशिश करते हैं, शायद अब थोड़ा ठीक आ रही हो। ओके, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस, मे बी ड्यू टू द नेटवर्क प्रॉब्लम। मौसम भी खराब है कई कई जगह पर। सो अब बताइएगा, अब आवाज क्लियर आ रही है? अब लगता है ठीक आ रही होगी। ओहो, वॉइस प्रॉब्लम। एकदम क्लियर है। सो नाउ क्लियर, नाउ द वॉइस इज क्लियर, कोई इशू नहीं है। अब हमने इंटरनेट को दो जगह कनेक्ट कर लिया है, एक तरफ वाईफाई से और एक तरफ हमने मोबाइल नेटवर्क से। सो आई थिंक अब क्लियर आ रही होगी। अभी ब्रेक हो रही है? ओके, अच्छा, हाँ, अब बताइएगा मुझे अब कैसी आवाज है। अब पूरी तरीके से जो है मोबाइल सिम कार्ड के ऊपर चलेगा। सो अब मुझे लगता है ठीक होगा, अब दिक्कत नहीं होगी। हालांकि स्पीड की प्रॉब्लम हो सकती है, और ऐसा नहीं है, ये कई कई जगह फ्रीक्वेंसी डाउन आ रही है। ठीक है, सो चलिए, नाउ वी स्टार्ट अगेन। सो अब हम लोग बात करते हैं अब हैदराबाद के बारे में। तो हैदराबाद का नाम आपने सुना होगा कि जब मराठों के बीच में, मराठे और हैदर अली और अंग्रेजों की लड़ाई चल रही थी, तो उसमें एक पावर कौन थी? हैदराबाद के निजाम। आपने देखा होगा कि जब हैदर अली ने अंग्रेजों से लड़ाई की, तो पहले मराठों ने और हैदराबाद के निजाम ने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का। बाद में हैदर अली ने उनको अपनी तरफ तोड़ लिया, लेकिन आगे चल करके मैसूर के दूसरे युद्ध में वो लोग फिर से अंग्रेजों के साथ चले गए। इसी कारण से हैदराबाद, मैसूर का पतन हुआ था। तो निजाम का आपने नाम सुना होगा। निजाम बेसिकली जो निजाम वंश शासन था, इसकी स्थापना की गई थी चिनकिलिच खां नाम के एक आदमी के द्वारा। आप लोग नाम याद रखिएगा, हैदराबाद राज्य की स्थापना चिनकिलिच खां नाम के एक आदमी ने की थी, जो मुगलों का दक्कन का सूबेदार था। चिनकिलिच खां नाम का जो आदमी था वो मुगलों का दक्कन में सूबेदार था। रवि कह रहा है कि ये जब लखनऊ का नंबर आता है तो ही आवाज क्यों कट जाती है? अरे कोई बात नहीं भाई, लखनऊ ठीक है। तो चिनकिलिच खां नाम के एक आदमी ने इसकी स्थापना, इस राज्य की स्थापना की थी। अब मैं चर्चा आपको बता दूं, हैदराबाद एक्चुअली बना कैसे था। जो दक्कन था, दक्कन में बहुत सारे राज्य थे, जैसे बीजापुर था, गोलकुंडा था, बीदर था, बराड़ था। हम लोगों ने ये देखा था कि औरंगजेब के समय पर आकर के औरंगजेब खुद दक्कन में चला गया था, और औरंगजेब ने दक्कन में जाकर के काफी संघर्ष किया, गोलकुंडा के खिलाफ और बीजापुर के खिलाफ। हालांकि न तो औरंगजेब ने उनको जीता जरूर, लेकिन औरंगजेब बेचारा दिल्ली नहीं पहुंच पाया, रास्ते में अहमदनगर में ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, दक्षिण के राज्यों को फिर मौका मिल गया। उन्होंने कहा वो तो मर गया औरंगजेब, और किसी की हिम्मत नहीं है जो हमसे लड़ेगा। बाकी मुगल बादशाह कमजोर थे, तो जब मुगल बादशाह कमजोर हुए, तो इसी का फायदा उठा करके मुगलों का ही सूबेदार
यानी जैसे मान लीजिए मैंने एक आदमी को दिल्ली से कहा कि जाओ तुमको मैं लखनऊ का मुख्यमंत्री बनाता हूं, और वो जाकर के घोषणा कर दे कि अब लखनऊ का मुख्यमंत्री नहीं हूं, लखनऊ एक अलग राज्य और मैं ही प्रधानमंत्री हूं। तो सेम कहानी हुई किसके साथ में? हैदराबाद के साथ में। हैदराबाद का यानी दक्कन का जो सूबेदार था उसका नाम था चिनकिलिश खां, जिसको हम लोग निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। निजाम उल मुल्क ये भी उसका एक नाम था जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। तो चिनकिलिश खां ने 1724 ईस्वी में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और कहा कि अब मैं हैदराबाद का निजाम हूं। तो बंगाल के शासकों को नवाब कहा जाता है, लखनऊ के शासकों को नवाब कहा जाता है, लेकिन जो हैदराबाद के शासक थे उनको निजाम कहा जाता है, और उनकी जो सत्ता थी उसको निजाम शाही कहा जाता है। ये बहुत लंबे समय तक, जब भारत आज़ाद होएगा उस समय तक भी ये प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। वहाँ पे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल सेना घुसाएंगे तब जाकर के भारत में मिलेगा हैदराबाद। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि हैदराबाद की मरम्मत कैसे की थी अंग्रेजों ने, किस तरीके से अंग्रेजों ने उसको अपने राज्य में मिला लिया था। तो 1764 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की थी जिस व्यक्ति का नाम था चिनकिलिश खान, और इनके वंश को कहा जाता है आसफ जाही। इनके वंश को कहा जाता है आसफ जाही, और आसफ जाही जो बेसिकली उपाधि थी वो इनको मुगलों के द्वारा ही दी गई थी। आगे होता क्या है, जैसा मैंने कहा मुगलों के कमजोर होते ही अपने आप को एकदम इन्होंने स्वतंत्र कर लिया। इनका जो पूरा इतिहास है निजामों का, वो इस बात का इतिहास है कि ये कभी मराठों के झगड़ा करते रहे, कभी मैसूर से झगड़ा करते रहे, कई अंग्रेजों से झगड़ा करते रहे, और एक तरीके से इनका जो है वो संघर्ष आगे चल करके क्या हुआ कि इन्होंने सबसे पहले सरेंडर किया अंग्रेजों के सामने। 1748 में चिनकिलिश खां की मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे उसके उत्तराधिकारियों ने एक तरीके से ब्रिटिश के सामने सरेंडर करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश प्रभाव को स्वीकार कर लिया, उनके संधि करते चले गए, और बाद में इन्होंने कोशिश जरूर की, जैसे मैसूर के युद्ध में इन्होंने अंग्रेजों से कुछ क्षेत्र ले लिया, या बाद में मराठों के साथ संघर्ष में इनको कुछ हुआ, लेकिन बहुत प्रभावकारी तरीके से हैदराबाद कुछ कर नहीं पाया। और हैदराबाद के जो शासक थे, निजाम जो थे, वो अल्टीमेटली अंग्रेजों के पिछलग्गू बने रहे, और कोई संघर्ष, कोई युद्ध इनको अंग्रेजों के साथ नहीं करना पड़ा। आगे क्या हुआ, आगे 1798 ईस्वी में इन्होंने, हैदराबाद के निजामों ने अंग्रेजों के साथ में एक संधि कर ली जिसको कहा जाता है सहायक संधि। सहायक संधि को हम लोग कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस। और सब्सिडरी अलायंस करने के बाद अवध राज्य एक तरीके से ब्रिटिश सत्ता के अधीन आ गया। अवध राज्य एक तरीके से अंग्रेजों के अधीन आ गया। तो एक बहुत छोटी सी कहानी है अवध की, अवध का कोई प्रतिरोध नहीं है। अवध के सभी नवाबों के बारे में हमें जानने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल नवाब चिनकिलिश खां उसके बारे में जानना, और इनकी जो सहायक संधि है वो, और मैसूर के युद्ध में और मराठों से संघर्ष है, केवल इतना जानना भर पर्याप्त है। अब सवाल ये आता है कि ये सहायक संधि थी क्या जो इन्होंने की। भारत में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। भारत में सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद के निजाम। यहाँ पर धर्मेंद्र कुमार लिल्हारे ने पूछा है कि हैदराबाद और हैदर अली में क्या था। हैदराबाद एक अलग राज्य था जिस पर निजाम शासन करते थे, और जो हैदर अली था, हैदर अली मैसूर का शासक था। हैदर अली मैसूर का शासक था। मुंबई में लाइव सेशन में कोई दिक्कत है तो आज बता रहे हैं लोग, कहीं कहीं आंधी आ रही है, कहीं कहीं इस तरह का मौसम है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। आज के सेशन को हम लोग जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। पूरे देश में बहुत सारे हिस्सों में आंधी और इस तरह का मौसम है जिसके कारण कई लोगों के इंटरनेट बाधित हो रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सेशन छोटा रखा जाए ताकि बाकी चीज़ें हम लोग आगे कर लें। तो अब ये सवाल आता है कि ये सहायक संधि थी क्या। वैसे तो हम सभी लोग मैं सारे के सारे जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा गवर्नर जनरल कब आया, कौन सा वायसराय कब आया, किसने क्या क्या काम किए। लेकिन आज की चर्चा में ये रेफरेंस आ ही गया है कि हैदराबाद पहला राज्य था जिसने वेलेजली के द्वारा जारी की गई सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। तो मैं आपको सहायक संधि बता देता हूं। सहायक संधि का मतलब क्या है। बेसिकली अंग्रेज क्या थे,
अंग्रेज बहुत तिकड़मबाज लोग थे, मतलब वो साम दाम दंड भेद जैसे भी हो हिंदुस्तान पर उनको कब्जा करना था, तो वो उसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते थे। जैसे किसी पर हमला कर दिया, उससे जीत लिया, किसी से मित्रता कर ली, उसके साथ सेना घुसा दी, दो लोगों को आपस में लड़ा दिया। अंग्रेज बड़े अलग अलग तरीके से ये सारे काम करते थे भारत को जीतने का। तो उसी में अंग्रेज एक पॉलिसी लेके आए, और जिस पॉलिसी को हम लोग सहायक संधि के नाम से जानते हैं, उसको भारत में लाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, जो बना था 1798 में। 1798 में 1798 में वो भारत का गवर्नर जनरल बन के आया, और उसने एक पॉलिसी भारत में इंप्लीमेंट की, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी अलायंस, यानी सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था? सहायक संधि में उसने कहा कि कंपनी उस राज्य की शत्रुओं से रक्षा करेगी, यानी कोई भी राज्य अगर हमारे साथ समझौता करेगा, सहायक संधि पे दस्तखत करेगा, तो उस राज्य की रक्षा करने का काम कंपनी का होगा। तो ये तो वही वाली बात हो गई, मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती हमारे यहाँ पे आके तुम जो है हमारी राज्य में अपनी सेना लेके घुस जाओगे, हमसे संधि करवा लोगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने बड़ा दिमाग चलाया। अंग्रेजों ने क्या किया? सहायक संधि लगाई कि भाई सहायक संधि स्वीकार कर लो, और तुम्हारे ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो कंपनी तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन जो रक्षा के लिए सेना तैनात होगी उसका खर्चा बेचारा वही देगा जिसके घर पे वो सेना रहेगी। अंग्रेजों को फायदा हुआ। दूसरा काम किया था, भारतीय जो राजा थे, जो भी राज्य सहायक संधि करेगा उसके विदेश मामलों पर अंग्रेजों का यानी कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा। तो अगर किसी राज्य के विदेश मामलों पर किसी और का अगर नियंत्रण हो गया, तो फिर ऐसे में उसकी स्वतंत्रता क्या है? अपने आप समाप्त हो जाएगी। उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो सहायक संधि को जो स्वीकार कर लेगा, वो विदेश मामलों में अपना कोई प्रभाव उस राज्य का नहीं रह जाएगा। उसके विदेश संबंधों को कौन डिसाइड करेंगे? कंपनी यानी अंग्रेज। तो सहायक संधि अगर स्वीकार कर ली तो एक तरीके से आपकी संप्रभुता खत्म, आपकी संप्रभुता यानी सोवरेनिटी जो होती है, आपके राज्य की स्वतंत्रता, वो एक तरीके से समाप्त। और क्या था? राज्य की राजधानी में, जैसे अगर हैदराबाद ने शुरू किया, संधि को स्वीकार किया, तो हैदराबाद में एक अंग्रेज रेजिडेंट यानी एक अंग्रेज अफसर रहेगा, और हैदराबाद में क्या चल रहा है उसकी सारी जानकारी उसको दी जाएगी, और वो सारी जानकारी देगा कंपनी को। तो एक तरीके से क्या है कि आपकी राजनीति में, आपके प्रशासन में घुसपैठ हो गई अंग्रेजों की। ये थी सहायक संधि। और सहायक संधि वाले राज्य को अपने खर्चे पर ही बेचारे अंग्रेजों, अपने खर्चे पर उस राज्य को, अंग्रेजों को सब कुछ देना पड़ता था। सेना का वेतन है, रेजिडेंट के खर्चे हैं, सारी चीजें उसको देनी पड़ती थी। तो सहायक संधि क्या थी? सही मामले में एक तरीके से गुलामी का प्रतीक थी। कहने के लिए तो ये सहायक संधि है, इसमें यह दिख रहा है कि अंग्रेज उनकी सहायता कर रहे हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया सहायक संधि। लेकिन ये सहायक नहीं थे, ये खलनायक थे। ये अंग्रेज क्या है? खुराफात कर रहे थे। उन्होंने कहा सहायक संधि पर दस्तखत करवाते जाओ, इनके विदेश मामलों पर नियंत्रण कर लो, इनकी यहाँ सेना घुसा दो, रेजिडेंट रख दो, ताकि ये अपने खर्चे में हमारी सेनाएं रखेंगे और हम मजे करेंगे आराम से। कोई भी राज्य अगर उधम करेगा, किसी भी राज्य ने अगर जरा सा विद्रोह किया, क्योंकि रेजिडेंट क्या था? जो अंग्रेज अफसर था जो उस राज्य में, वो एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कंपनी को कि भाई हैदराबाद राज्य जो है हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, और ये कंपनी की आज्ञा नहीं मानना है, हमारे व्यापार में रुकावट डाल रहा है, इसके बारे में कुछ इंतजाम किया जाए। अंग्रेजों की सेना आएगी, हमला करेगी, मार देगी, लूट लेगी, कब्जा कर लेगी। तो एक तरीके से ये सारी की सारी चीजें अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली उनके ऊपर थोप दी, और इसी कारण से जो जो कमजोर राज्य थे वो सब अंग्रेजों से सहायक संधि करते चले गए। किसने किसने की? सबसे पहले 1798 ईस्वी में, 1798 में सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद। उसके बाद 1799 में सहायक संधि स्वीकार की मैसूर ने। एक्चुअली मैसूर ने तो जानबूझ के नहीं की थी, मैसूर की मजबूरी थी। कल हमने पढ़ा था ना, कल हमने देखा था कि जो चौथा मैसूर युद्ध हुआ था, चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, जो टीपू ने लड़ा था, उस युद्ध में टीपू मारा गया। तो जब टीपू मर गया, उसका राज्य खत्म। अंग्रेजों ने क्या किया था? वाडियार वंश के एक छोटे से बच्चे को बना दिया मैसूर का शासक, उससे दस्तखत करवा लिए। तो 1799 में जो मैसूर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, बेचारों की मजबूरी थी, उनके पास कुछ बचा ही नहीं था, इस कारण से उनको वो संधि करनी पड़ी। लेकिन बड़े राज्य कौन थे? बड़े राज्य थे अवध। 1801 में अवध ने सहायक संधि स्वीकार कर ली। उसके अलावा पेशवा,
जो पेशवा मुगल शासन का प्रतीक था, उस पेशवा ने भी 1801 में सहायक संधि स्वीकार कर ली। उसके अलावा झांसी, उसके अलावा आपका जयपुर, जोधपुर, कई सारे राज्य थे। उसके अलावा बरार के भोंसले, जो भोंसले थे मराठे, उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। और ग्वालियर के सिंधियाओं ने भी 1804 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार कर ली। यानी इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं कि अंग्रेजों से डायरेक्ट लड़ा जाए। छुटपुट लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कोई प्रत्यक्ष रूप से इनसे लड़ नहीं पाया। और इस तरीके से भारत की शासन सत्ता पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य होता चला गया। तो आज हम लोगों ने चर्चा की है हैदराबाद के बारे में और अवध के बारे में। कल हम लोग देखेंगे मराठा, अंग्रेज और मराठाओं के बीच में कितने संघर्ष हुए। 3 बार युद्ध होगा मराठों के साथ अंग्रेजों का, और तीसरे बार में जाकर के मराठों पर नियंत्रण काबिल कर पाएंगे अंग्रेज। और उसके बाद हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने किस तरीके से सिखों को हराया और सिंध पे कब्जा किया। इतना होते ही हमारा लगभग पूरा का पूरा अंग्रेजों की भारत में विजय कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अंग्रेजों के गवर्नर जनरल, उनके प्रशासन, उनके द्वारा बनाए गए कानून इत्यादि की धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कई लोगों का इंटरनेट भी डिस्टर्ब है, छोटा सा ही सेशन रखते हैं और हमने टॉपिक भी छोटे रखे थे। तो सभी लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए आज केवल इतने छोटे से टॉपिक पर ही हम लोग अपनी चर्चा खत्म करेंगे। हालांकि मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लेके आने वाला था, लेकिन वो हम लोग किसी और दिन करेंगे। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आप लोग अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो आज के सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।